हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ। इसमें बात करने वाले क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली विद नोट्स के साथ। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, वीडियो लेक्चर सेकंड होने वाला है, क्योंकि वीडियो लेक्चर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट लेक्चर वीडियो की अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा, तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उस वीडियो की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और हाँ, इससे पहले भी हमने 7 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं, वो उन वीडियोस की वीडियो लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो उन वीडियोस को भी जाके देखिए, ताकि आप लोगों को पिछले चैप्टर्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ज्यादा फॉर्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज उन सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 8 का लेक्चर नंबर 2, क्योंकि लेक्चर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर 1 देख के आए तो उनको पता होगा यहाँ तक के सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था लेक्चर 1 में। ठीक है, और आज का जो हमारा फर्स्ट, यानी कि इस वीडियो का सेकंड लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, वो ये होने वाला है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को संरक्षण मीन्स बचाने के लिए उठाए गए क्या क्या कदम थे, वो सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज का बच्चे लेक्चर सेकंड का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, वो यही रहने वाला है आपका, भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम संरक्षण के, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और हमारे इस पॉइंट्स को। तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को संरक्षण कर देने के लिए उठाए गए कदम। ठीक है, यानी भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, क्या क्या उन्होंने तरकीबें लगाई हैं। भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव किया है। जो भारत है उसने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव किया है। पहले पेट्रोल डीजल चलते थे, अब सीएनजी चल रही है। भारत में स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य कर दिया गया। भारत में स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, भारत में सीएनजी द्वारा गाड़ियां चलाई जा रही है। भारत में क्या है, सीएनजी द्वारा गाड़ियां चलाई जा रही है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 2001 में क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया। ठीक है, 2003 में बिजली अधिनियम पारित किया गया। 2003 में क्या पारित किया गया, बिजली अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने लगा। जो स्वच्छ कोयले का जो उपयोग था, उसको बढ़ावा दिया जाने लगा, उसको बढ़ावा देने लगे। ठीक है, बायोडीजल का प्रयोग को मंजूरी मिली। जो बायोडीजल का जो गैस है, यानी बायोगैस द्वारा जो बनाए जाते हैं, उसको मंजूरी मिली। इलेक्ट्रिकल वाहनों को मंजूरी दे दी गई। अभी आप लोग देखते हैं ई रिक्शा वगैरह बहुत सारे चल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक वाहनों को मंजूरी दी गई। रसोई गैस को प्रोत्साहित किया गया। जो रसोई एलपीजी गैस है, उसको प्रोत्साहित किया गया। तो ये जो हमारे कदम थे, ये कुछ कदम हैं जो भारत के द्वारा उठाए गए हैं। किसको बचाने के लिए, हमारे संरक्षण को बताने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए। पर्यावरण आंदोलन एक या फिर अनेक। पर्यावरण आंदोलन एक हुए या फिर बहुत सारे हुए। ऐसे लोग जो पर्यावरण के प्रति सचेत, यानी कि ये कहते हैं ना सचेत होना, यानी उसके लिए वो होना, जागरूक होना। ठीक है, सचेत एवं जागरूक हैं, यानी सचेत एवं जागरूक हैं। जो लोग पर्यावरण को हानि से बचाना चाहते हैं, जो लोग पर्यावरण को हानि से बचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए आंदोलन भी किए हैं या फिर आंदोलन चलाए हैं। ऐसे आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चलाए जाते हैं। ऐसे जो आंदोलन है, ये राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चलाए जाते हैं। आज पूरे संसार में पर्यावरण आंदोलन जीवंत, विविधतापूर्ण और ताकतवर आंदोलन बन चुका है। ये जो आज अगर बात करें हम पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, तो पर्यावरण आंदोलन जो है, ये क्या है, जीवंत यानी एक जीने का जरिया, और विविधतापूर्ण अलग अलग तरीके से, और ये ताकतवर आंदोलन जो है बन चुका है पर्यावरण संरक्षण के लिए। इतना क्लियर है? ठीक है, अब बताएं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये आंदोलन अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पर चलते हैं। ये जो आंदोलन है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पर चलते हैं। जैसे कि वनों की कटाई के खिलाफ, वनों की कटाई के खिलाफ कहाँ पे चल रहे हैं, चिले, इंडोनेशिया और भारत। वनों की कटाई के खिलाफ कहाँ पे चलते हैं, चिले, भारत, इंडोनेशिया, भारत। ठीक है, खनन के खिलाफ, यानी खनन के लिए कहाँ पर आपको पर्यावरण को हानि ना पहुंचाओ, खनन के लिए कहाँ चल रहा है, दक्षिण गोलार्ध। कहाँ पे, दक्षिण गोलार्ध के देशों में। बांध के खिलाफ, यानी बांधों को ना ज्यादा बनाया जाए, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया
में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ विभिन्न देशों में, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अलग अलग बहुत सारे देशों में जो है जो चलता रहता है, यानी खिलाफ इनके लिए आंदोलन चलाए जाते हैं, क्योंकि उनका जो पानी निकलता है, जो गंदा केमिकल वाला धुआं निकलता है, वो कहाँ जाता है, हमारे पर्यावरण में ही जाता है, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है या दूषित कर रहा है। दक्षिणी देशों मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत में वन आंदोलन चले हैं। क्या कौन से आंदोलन चले हैं? वन आंदोलन चले हैं। यह वनों की कटाई का विरोध करते हैं। क्या है? वनों की कटाई का विरोध करते हैं। इस कारण विश्व के कई भागों में खनिज उद्योगों की आलोचना एवं विरोध हुआ। ऐसे ही कुछ विश्व के कई भागों में जो खनिज उद्योग जो है उनकी आलोचना की गई, प्लस उनका विरोध किया गया। उदाहरण के लिए फिलीपींस में कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग जो माइनिंग कंपनी थी, जो कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया था। ठीक है, यानी खनन के खिलाफ भी अभियान चलाया था। ठीक है। कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ भी थे, यानी कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ भी चलाए गए हैं। बांध विरोधी आंदोलन नीति को बचाने के लिए, यानी कि जो बांध जो विरोधी आंदोलन है वो नदियों को बचाने के लिए आंदोलन के रूप में देखा जाता है या फिर चलाया गया था। 1980 के दशक में शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिण गोलार्ध में चला। यानी कि 1980 के दशक में शुरुआती का जो मध्यवर्ती था, यानी शुरुआती मध्यवर्ती में बीच में, ठीक है, विश्व का पहला जो था बांध विरोधी, यानी विश्व में पहला ये ऐसा आंदोलन जो कि बांध के विरोध के खिलाफ चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? दक्षिण गोलार्ध में चलाया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चला यह आंदोलन फ्रैंकलिन नदी, ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो आंदोलन चलाया गया था, कौन सी नदी पे चलाया गया था? फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परवर्ती वनों को बचाने के लिए चलाया गया। इसके जो आसपास में जो बसे हुए वन थे उसको बचाने के लिए चलाया गया था। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर, जो दक्षिणी गोलार्ध के देश है वहां पे तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी हुई है। ठीक है, भारत में भी बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए हैं। भारत में भी बांध विरोधी आंदोलन जो है चलाए गए हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखे हुए, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप इसको सिंपली पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आता है संसाधनों की भू राजनीति। क्या आता है? संसाधनों की भू राजनीति। संसार में यानी विश्व में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। सरकार जो हमारे संसार है यानी पूरा वर्ल्ड है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के जो संसाधन है वो उपलब्ध है। इन संसाधनों को लेकर झगड़ा अतीत से चलता आ रहा है। जो संसाधन है इनको लेकर के अतीत से इनके बीच में विवाद चलता आ रहा है। ठीक है, किसी देश के पास खनिज संसाधन है तो किसी के पास तेल संसाधन है। किसी देश के पास खनिज संसाधन है तो किसी के पास क्या है? तेल का भंडार है। किसी देश के पास इमारती लकड़ी तो कुछ देशों के पास नदी, पहाड़, चट्टान इत्यादि प्राप्त है या उपलब्ध है। ये क्या है? हमारे सभी प्राकृतिक संसाधन है। कुछ देशों के पास वृक्ष, वनस्पति, जानवर, पानी इत्यादि। यूरोपीय ताकतों का विश्व प्रसार का मकसद संसाधन ही था। यानी यूरोपीय विश्व का जो मकसद था, यानी जो प्रसार का मकसद था वो क्या था? संसाधन ही था। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका इमारती लकड़ी, तेल संसाधन हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे। जो इमारती लकड़ी है, तेल है, हमेशा से क्या है? महत्वपूर्ण रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेट्रोलियम पर नियंत्रण बनाने का, जो पेट्रोलियम पर नियंत्रण स्थापित करने का, बनाने का प्रयास सदैव किया गया है। यानी जो पेट्रोलियम है ना, इसके ऊपर हमेशा से ही क्या किया गया है? अपना नियंत्रण स्थापित करने, कंट्रोल करने के लिए सदैव से ही प्रयास किए जा रहे हैं। खाड़ी देशों के तेल संसाधनों का, जो खाड़ी देशों का जो तेल संसाधन है, ठीक है, तेल संसाधन का हथियाने का प्रयास किया गया। जो खाड़ी देशों के पास जो तेल का जो भंडार है उनको हथियाने के लिए क्या गया है? प्रयास किए गए हैं। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। जो सऊदी अरब है दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक दूसरे स्थान पर आता है। जो इराक है वो दूसरे स्थान पर आता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पानी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बात करें पानी की तो पानी भी क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो आपको हर काम के लिए चाहिए। हाथ धोना है तो हाथ धोने के लिए, मुंह धोना है तो मुंह धोने के लिए चाहिए, आटा रोटी बनाना तो रोटी को बेलने के लिए चाहिए, गूंथने के लिए आटा चाहिए, है ना। यानी हर चीज के लिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता। बात करें हम पानी के बिना, तो पानी के बिना जीवन सोचना ही असंभव है या मूर्खता वाली बात है। ठीक है, विश्व के कुछ हिस्सों में
पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। विश्व के कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पीने का पानी जो है, साफ पानी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जल संसाधन की जड़ जो झगड़ा है वो बना रहता है। जो फसाद है, यानी जल संसाधन को लेकर के जो फसाद है वो बना रहता है या फिर चलता रहता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऐसा माना जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध जल के कारण होगा। ऐसा माना जाता है तीसरा जो विश्व युद्ध होगा ना, वो जल के कारण ही होगा, जिसे हम जल युद्ध कह सकते हैं। जिसे हम क्या कह सकते हैं? जल युद्ध कह सकते हैं। जल संसाधन के देश इसका दुरुपयोग करते हैं, यानी जो भी जल, जिसके पास जल संसाधन उपलब्ध है वो क्या कर रहे हैं? इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी फालतू में बहा रहे हैं। ये क्या है? जिसके पास है वो उसकी कदर नहीं कर रहा, जिसके पास नहीं है वो इसके लिए मरने कटने को तैयार है। अब आता है मूल निवासी और उसके अधिकार। अब देखने वाले मूल निवासी क्या होते हैं। ठीक है, मूल निवासी कौन से लोग होते हैं, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं। 1992 में यूएनओ के द्वारा मूल निवासियों के लिए एक परिभाषा दी गई है। मूल निवासी ऐसे लोगों के वंशज कहलाते हैं जो किसी देश में बहुत लंबे समय से रह रहे होते हैं। यानी कि जो 1992 में, यानी 1992 में यूएनओ के द्वारा जो है हमारे निवासी लोग हैं, ठीक है, जो मूल निवासी लोग हैं, इन लोगों की एक छोटी सी परिभाषा दी गई है। परिभाषा ये दी गई है यूएनओ के द्वारा कि मूल निवासी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो लोग किसी स्थान पर बहुत ही लंबे टाइम से रह रहे होते हैं या फिर निवास कर रहे होते हैं, उन्हें मूल निवासी कहा जाता है। किसी दूसरी संस्कृति या जाति के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से आकर उस देश के लोगों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और मूल निवासी को अपना गुलाम बना रहते हैं। यानी कि विश्व के किसी दूसरी संस्कृति या कोई दूसरी जाति के लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, और वो क्या करते हैं? विश्व के दूसरे हिस्से से आकर के क्या करते हैं? अपना यहाँ पे नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और हमें तो गुलाम बनाते हैं, साथ में जो जंगल में रहने वाले जो मूल निवासी है उनको भी क्या करते हैं? बंदी बना लेते हैं या फिर गुलाम बना लेते हैं। वह मूल निवासी आज भी दूसरे देश की संस्थाओं का आचरण करते हैं। जो मूल निवासी आज भी दूसरी संस्थाओं का क्या करते हैं? आचरण करने से अब ज्यादा अपनी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज तथा अपने खास सामाजिक, आर्थिक और तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। यानी कि जो मूल निवासी लोग हैं बिना किसी दूसरे की मदद से या फिर बिना किसी के गिड़गिड़ाए खुद से ही क्या करना? अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं अपने तरीके से, जो इनका मूल तरीका है। ठीक है। अलग अलग देश में मूल निवासी की संख्या बात करते हैं। अलग अलग देशों में मूल निवासी की क्या क्या संख्या है। फिलीपींस में लगभग 20 लाख मूल निवासी निवास करते हैं। कहाँ पर? फिलीपींस में। ठीक है। उत्तरी सोवियत संघ से लगभग 10 लाख मूल निवासी निवास करते हैं। उत्तरी अमेरिका में 3,50,000 मूल निवासी जो है निवास करते हैं। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में। इतना क्लियर है? ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चीन में 10 लाख मूल निवासी थे। जो कहाँ पर? चीन में 10 लाख मूल निवासी थे। ठीक है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका दोनों को मिला करके 10 लाख थे। डन है? ठीक है। बांग्लादेश में 6 लाख मूल निवासी उपलब्ध है, प्राप्त है। डन? ठीक है। अगर बात करें पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व में मूल निवासी की संख्या 30 करोड़ थी या फिर 30 करोड़ की है। डन इतना? ठीक है। अब बताया नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मूल निवासी का निवास स्थान। बात करते हैं जो ये मूल निवासी होते हैं, इनका निवास स्थान क्या होता है? कहाँ पे रहते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में ज्यादा संख्या में मूल निवासी पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो जगह में नाम लिए, ये कहाँ पर? यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन? मूल निवासी। कहाँ पे? मध्य और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत। यहाँ पे क्या है? ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? मूल निवासी पाए जाते हैं। मूल निवासी चाहे दुनिया में अलग अलग जगह पर रहते हो, जो मूल निवासी दुनिया के अलग अलग जगहों पर रह क्यों ना रहते हो, लेकिन उनकी जीवन प्रणाली एक जैसी ही रहती है। उनका जीने का जो नजरिया होता है, जीने का जो तरीका होता है, वो एक जैसा ही रहता है। इतना क्लियर है? ठीक है। भूमि की हानि का सीधा असर मूल निवासी के जीवन पर दिखता है। यानी कि दिन प्रतिदिन जो लोग जंगल को काटते जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हमेशा क्या कहते हैं? विकास कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? जो मूल निवासी लोग हैं ना, इनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, इनके जीवन के लिए खतरा बन रहा है। क्योंकि मूल निवासी खेती पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि जो मूल निवासी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। भारत में कुल संख्या 8%
भाग मूल निवासी है। भारत की पूरी टोटल जनसंख्या का 8% जो है हमारा, जो क्या है, 8% भाग क्या मूल निवासी है। भारत में इन्हें आदिवासी या अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। भारत में इन्हें आदिवासी कहा जाता है या फिर अनुसूचित जनजाति, जिनका की सूची में नाम ना हो उन्हें अनुसूचित जनजाति में रखा जाता है या फिर जोड़ा जाता है। भारत में आदिवासी जनजातियां वनों और कृषि पर निर्भर करती है। भारत में जो आदिवासी जनसंख्या जनजाति है वो वनों पर और कहाँ पर, जो कृषि पर निर्भर है ना, उनपे क्या है, उनपे निर्भर करती है। इतना क्लियर है? ठीक है। अंग्रेजों को आने से इन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा मूल निवासियों को। जैसे कांग्रेस द्वारा वनों की कटाई शुरू कर दी गई, जैसे अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या वनों की जो कटाई है उसको शुरू कर दी गई थी, तथा औद्योगिकरण भी शुरू कर दिया। और ये क्या, औद्योगिकरण भी शुरू कर दिया गया था। आदिवासी और मूल निवासी के लिए ज्यादा कार्य नहीं किया गया, यानी आदिवासी और जो मूल निवासी इनके लिए ज्यादा कार्य नहीं किया गया या फिर ज्यादा कुछ नहीं इनको दिया गया, जिसके कारण यह बहुत पिछड़े हुए थे। जिसके कारण क्या थे, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए वर्ग के हैं। इन लोगों को अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा। इन लोगों का अपना स्थान छोड़कर, अपना घर बार छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। कुछ परियोजनाओं के कारण, जैसे वनों का काटना और औद्योगिकरण, यानी कुछ ऐसी परियोजना, कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से हम एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना होता है। तो क्या कह सकते हैं, परियोजना हुई जिसमें जैसे कि वनों का कटाई होगी भारी मात्रा में, प्लस क्या हो गया, औद्योगिकरण का विकास हो गया या फिर औद्योगिकरण होने लगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरकार द्वारा इन लोगों की उपेक्षा की गई। इन सरकार के द्वारा इन लोग क्या क्या है, निंदा की गई या फिर उपेक्षा की गई, तथा इन पर ध्यान नहीं दिया गया, तथा इन लोगों को मूल निवासियों पर ध्यान नहीं दिया गया। सन 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स को गठित किया गया, यानी एक संगठन था जिसको गठित किया गया, या फिर एक गठबंधन है जो बनाया किया गया था, ठीक है, या फिर एक समूह निर्धारित किया गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को गठित किया गया। इस परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले परंपरादायी परिषद का स्थान दिया गया, यानी कि ये जो हमारा परिषद है, इस परिषद को कहां पर, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले जो है परामर्शदाता जो परिषद है इसका स्थान दिया गया। किसको? इस परिषद को, जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। इस परिषद को क्या किया गया, स्थायी परिषद बता दिया गया, फिर दे दिया गया, ठीक है। या फिर इसको, इसका जो कार्य था, वो कार्य क्या था इसका, इस जो भी इस परिषद था इसका कार्य था सलाह देना। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था हमारा यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। मुझे पता है वीडियो जो काफी ज्यादा बड़ी है, और देखो काफी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज लिखे हैं, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 से 2 बार आप वीडियो देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे, और आप ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने जितनी भी न्यू वीडियोज उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।